हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्रोटेनिक सेकेंड ईयर के रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग फोर्थ सेमेस्टर का यह सब्जेक्ट होता है। लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। चैप्टर सेकंड है वाष्प संपीड़न निकाय, जिसको बोल रहे हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। देखिए, वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन जो निकाय है वो वायु रेफ्रिजरेशन निकाय का परिवर्तित एवं सुधारा हुआ रूप है। ठीक है, जो वायु रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशनिंग, उसी का एक अपडेट वर्जन है, हम कह सकते हैं एक अपडेट वर्जन है। और जिसमें कार्यकारी पदार्थ की अवस्था वाष्प होती है, यानी कि जैसे उसमें हम कहते हैं गैस होती है, तो इसमें क्या होती है, वाष्प होती है। ठीक है। Vapor compression refrigeration system is modified or corrected form of air refrigeration system in which working medium in is state किसमें, वेपर में। वेपर स्टेट में इसका वर्किंग जो मीडियम होता है वो वेपर स्टेट में होता है। और यहाँ पर जो हमारे फ्रिज वगैरह होते हैं इसमें गैस होती है। कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करते हैं और मुख्य रूप से निम्न रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल हम करते हैं। एक तो होता है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया ये NH3 है, ध्यान रखना NH3। CO कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है, याद रखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और SO सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए ये NH3 है, याद रखिएगा इसे, ये NH3 है और ये CO2 है और ये है SO2। ठीक है, ये तीनों जो गैसेस हैं ये रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग आती हैं। जिस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग इस निकाय में किया जाता है वह एक चक्रीय प्रक्रम से गुजरता है और यह निकाय में संघनित वाष्पित से गुजरता है। ठीक है, इस निकाय में रेफ्रिजरेंट वाष्पित्र में प्रवेश करता है और जहां पर ब्रायन विलियन की गुप्त ऊष्मा को ग्रहण कर उसे क्या करता है, ये जो इसका चैम्बर होता है उसमें चक्रीय करता है, यानी कि चैम्बर में घुमाता है। और जब यह संघनित्र में प्रवेश करता है तो यह गुप्त ऊष्मा संघनित्र के ठंडे जल को जो कूलर से प्राप्त होता है उसको दे देता है और जिससे हमें रेफ्रिजरेशन प्रभाव प्राप्त होता है, यानी कि जो पानी है वो जमना स्टार्ट हो जाता है। तो रेफ्रिजरेशन का जो प्रभाव है वो हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन निकाय के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? एलिमेंट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। निकाय के मुख्य अवयव निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? पहला है संपीडक कंप्रेसर, दूसरा है संघनित्र कंडेंसर, तीसरा है ग्रहण पात्र रिसीवर और नेक्स्ट है हमारे पास प्रसारक, जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन डिवाइस। तो फर्स्ट की बात करेंगे संपीडक यानी कंप्रेसर की। तो वाष्पित्र से वाष्प को हटाना और इसका ताप एवं दाब इतना कर देना। संपीडक का जो काम होता है वो वाष्पित्र से वाष्प को हटाना है और इसका ताप और दाब जो है वो मैनेज करना है। ठीक है। संघनित्र का काम क्या होता है? यह निकाय में ऊष्मा अंतरण की तरह कार्य करता है और इसका मुख्य कार्य गर्म वाष्प रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा को अवशोषित करके उसे ठंडा करना होता है। ठीक है, ये होता है संघनित्र का काम। और गर्म वाष्प रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा संघनित्र माध्यम को प्रदान कर दी जाती है, जिससे कि जो गैसेस होती है वो उसको ठंडा कर देती है और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। वाष्पित्र यानी कि इवेपोरेटर का क्या काम होता है? तो यह निकाय को ऊष्मा अंतरण सतह प्रदान करता है और जिससे ऊष्मा का अंतरण वाष्पित्र रेफ्रिजरेंट को हो सके। ग्रहण पात्र जो रिसीवर होता है वह क्या काम में आता है? तो यह एक भंडारण माध्यम की तरह कार्य करता है जिसमें संघनित्र द्रव्य भरा होता है और जिससे वाष्पित्र को द्रव की सतत आपूर्ति होती रहती है, यानी कि ये द्रव को इकट्ठा करता रहता है।
नेक्स्ट है प्रसारक, जिसे एक्सपेंशन डिवाइस बोलते हैं। तो इसका मुख्य कार्य वाष्पित्र में रेफ्रिजरेंट की मात्रा को नियंत्रित करना है और यह वाष्पित्र में प्रवेशित द्रव के दाब को नियंत्रित करता है ताकि वाष्पित में द्रव कम तापमान पर वाष्पित हो सके और अधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित कर सके। तो ये होता है प्रसारक का काम, जो एक्सपेंशन डिवाइस कहलाता है। देखिए यहाँ पर फिगर दिखाया गया है सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से देखिएगा, ये एक कंप्रेसर है। कंप्रेसर के ऊपर जो है एक प्रेशर गेज लगा हुआ होता है, जिससे हम कंप्रेसर का जो दाब है वो मापते हैं। ठीक है, आगे यहाँ से ये इवेपोरेटर लगा हुआ है। ठीक है, इवेपोरेटर लगा हुआ है जो इंसुलेटेड कोल्ड चैम्बर के अंदर होता है। इंसुलेटेड कोल्ड चैम्बर के अंदर जो इवेपोरेटर है, वहाँ से ये होता हुआ कहाँ पर जाएगा? देखिए, लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर यहाँ से निकलेगा और इसके बाद यह जाता है एक्सपेंशन वाल्व के अंदर। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व के अंदर जाता है, जो रेफ्रिजरेशन कंट्रोल वाल्व कहते हैं, और यहाँ से ये हाई प्रेशर लिक्विड के रूप में यहाँ पर रिसीवर में पहुँचता है और रिसीवर से फिर से क्या होता है, ये पहुँचता है कंडेंसर में, और कंडेंसर में क्या करता है, ये इसको फिर ठंडा करता है और हाई प्रेशर के साथ ये क्या होता है, फिर इसमें कंप्रेसर में जाता है। ठीक है, तो ये जो है चक्र चलता रहता है, जिससे कि हमें रेफ्रिजरेंट का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। प्रेशर एंथैल्पी पीएच चार्ट जिसे बोलते हैं, पीएच चार्ट। ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है प्रेशर एंथैल्पी चार्ट। इसमें ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दाब को तथा क्षैतिज अक्ष पर एंथैल्पी को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, ऊर्ध्वाधर दाब होता है और क्षैतिज में एंथैल्पी को देखते हैं। आरेख में क्रांतिक बिंदु पर संतृप्त द्रव रेखा एवं संतृप्त वाष्प रेखा मिलकर एक बन जाती है। संतृप्त जल वह होता है जिसमें तापमान संतृप्त तापमान एवं दाब संतृप्त दाब में बदल जाता है। संतृप्त द्रव रेखा के बाएं स्थान को सब कूल्ड लिक्विड रीजन कहते हैं। सब कूल्ड लिक्विड रीजन कहाँ है? यहाँ पर सब कूल्ड लिक्विड रीजन। यहाँ पर है क्रिटिकल प्रेशर, जिसको हम क्रांतिक दाब बोल रहे हैं, उसी के नीचे सब कूलिंग लिक्विड रीजन होता है। संतृप्त द्रव रेखा तथा वाष्प रेखा के बीच के क्षेत्र को आर्द्र वाष्प क्षेत्र कहते हैं। संतृप्त वाष्प रेखा के दाहिने क्षेत्र को अतितप्त वाष्प रेखा कहते हैं, जो आरेख में निम्नलिखित है। अब देखिएगा, अतितप्त वाष्प रेखा यानी कि सुपर हीटेड वेपर जोन यहाँ पर है। क्रिटिकल पॉइंट जो है वो यहाँ पर सबसे ऊपर, जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन जा रही है उसके हाईएस्ट पॉइंट को हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, और यहाँ से फिर ये डाउन होते जाएगा। तो ये रीजन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सैचुरेटेड वेपर लाइन, और यहाँ पर जो ये रीजन है ये कहलाएगा सुपर हीटेड वेपर रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल में वैल्यू को देखते हैं, जो पीएच चार्ट होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट एंथैल्पी, यह पीएच चार्ट दिखाता है। अब देखिए, टीएस डायग्राम, जो टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम होता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। ध्यान से इसको देखिएगा दोस्तों, यह आपका एक ही बार में याद हो जाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई। देखिए 1 to 2 चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पर ये दिखाया गया है स्पेसिफिक एंट्रोपी, और यहाँ पर दिखाया गया टेम्परेचर, यानी कि जो टी है टेम्परेचर है और एस है वो एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी और टेम्परेचर डायग्राम को समझिएगा। क्षैतिज में एंट्रोपी है और ऊर्ध्वाधर में टेम्परेचर है। तो यहाँ से देखिए 1 से 2 तक जो है कंप्रेशन ऑफ वेपर का कंप्रेशन होता है, और 2 से 3 जब हम चलेंगे तो क्या होगा, सुपर हीटेड, और हम देख रहे हैं कि इसमें सुपर हीट रिमूव्ड इन कंडेंसर। यहाँ से सुपर हीट रिमूव्ड होती है और कंडेंसर में यहाँ जाती है। अब देखिएगा,
3 से 4 जब हम यहाँ पर साइकिल में चलते हैं, 3 से 4 जो है वेपर कन्वर्ट होती है लिक्विड में, और कहाँ पर, कंडेंसर में। ठीक है, यानी कि 2 से 3 और 3 से 4 जो है ये कंडेंसर का पार्ट है। और 4 से 5 जब हम चलेंगे तो 4 से 5 में क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, लेकिन एंट्रोपी जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। तो 4 से 5 जो है लिक्विड फ्लैशेस इनटू लिक्विड प्लस वेपर अक्रॉस एक्सपेंशन वाल्व में यहाँ पर होता है। और 5 से जब 1 जाता है तो 5 से 1 में लिक्विड प्लस वेपर कन्वर्टेड टू ऑल वेपर इन इवेपोरेटर, मतलब लिक्विड और वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं कंप्लीटली वेपर फॉर्म में। कहाँ से, 4 से 5 तक। देखिएगा यहाँ से जो होता है वो कंप्रेस, वेपर को कंप्रेस किया जाता है। वेपर को कंप्रेस होता है तो 2 से 3 में क्या होता है, जो सुपर हीट होती है तो उसको जो है रिमूव करता है कंडेंसर। और उसके बाद वह वेपर को, जब वह सुपर हीट को इसको रिमूव कर देता है तो उसके बाद वह 3 से 4 जो ये साइकिल है, इसमें क्या करता है, ये टोटल वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। और यहाँ से जब 4 से 5 यहाँ पर आते हैं तो टेम्परेचर तो लो होता है, लेकिन यह लिक्विड और वेपर दोनों में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके बाद 5 से 1 में जब चलते हैं तो यहाँ पर टोटल कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से हम यही है कि फिर से ये साइकिल चलती है कि फिर से उस वेपर को कम्प्लीटली कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम देखेंगे, जो ये हमारा डायग्राम है। अब देखिए वाष्प संपीड़न चक्र जिसको कहते हैं कंप्रेशन साइकिल, शुष्क संतृप्त वाष्प के साथ किस तरीके से इसको जो है देखा जाता है। तो वाष्प संपीड़न चक्र शुष्क संतृप्त वाष्प के साथ वेपर कंप्रेशन साइकिल विद ड्राई सैचुरेटेड वेपर। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए एंट्रोपी टेम्परेचर और एंट्रोपी प्रेशर चार्ट यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ से अगर हम देखें तो इसको बोलेंगे हम TS डायग्राम और इसको बोलेंगे हम PH डायग्राम। तो ध्यान से इसको देखते रहिएगा किस तरीके से। देखिए चक्र के दौरान 4 प्रक्रम में दिखाए गए हैं। तो पहला है संपीड़न प्रक्रम जिसको बोलते हैं कंप्रेशन प्रोसेस। तो इस प्रक्रम के दौरान जो वाष्प है, इस प्रक्रम के दौरान वाष्प जो है वो रेफ्रिजरेंट जिसका दाब व ताप निम्न होता है और आइसेंट्रोपिक संपीड़न होता है, और इसमें वाष्प शुष्क एवं संतृप्त वाष्प हो जाता है, जिससे TS तथा PH आरेख पर ऊर्ध्वाधर रेखा 1-2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए 1-2 यहाँ से यहाँ इसको जो है कंप्रेस किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये इसको कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया 1 से 2। अब इसके बाद प्रक्रम के दौरान दाब एवं ताप क्रमशः P1 व P2 होंगे और T1 और T2 बढ़ता है। देखिएगा ताप बढ़ता है और दाब जो है P1 से P2 बढ़ता है। तो प्रक्रम के दौरान जो कार्य होगा वो H2 माइनस H1 होगा, यानी कि एंथैल्पी जो होगी उसका डिफरेंस हम देखते हैं। ठीक है, सेकेंड एंथैल्पी और माइनस के फर्स्ट एंथैल्पी। इसके बाद आता है संघनित्र प्रक्रम। संघनित्र प्रक्रम जो आता है 2 से 3। तो यहाँ पर उच्च दाब एवं ताप वाला वाष्प रेफ्रिजरेंट संपीड़क के संघनित्र में प्रवेश करता है, जहाँ पर इसका स्थिर दाब एवं ताप जो हम कह रहे हैं कि संघनित्र संघनन हो जाता है, स्थिर दाब और ताप पर इसका संघनन हो जाता है। और प्रक्रम को TS PH आरेख पर क्षैतिज रेखा 2-3 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो क्षैतिज रेखा 2-3 कहाँ पर है आइए देखते हैं। देखिए 2 से 3 तक ये होता है कंडेंसर। ठीक है, यानी कंडेंस होती है, संघनित होती है। तो यहाँ से 1 से 2 कंप्रेस किया गया, फिर इसको कंडेंस किया गया, और कंडेंस करने के बाद हमें क्या मिला कि इस प्रक्रम के दौरान वाष्प रेफ्रिजरेंट द्वारा रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित हो जाता है, और इस चरण के दौरान रेफ्रिजरेंट की गुप्त वाष्प संघनित्र माध्यम को स्थानांतरित कर दी जाती है। तो प्रक्रम के दौरान P2 बराबर P3 और T2 बराबर T3 माना जाएगा। 3 में आता है प्रसारण प्रक्रम जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस। तो यहाँ से आप देखिएगा 3 से 4 ये आता है आपका एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, अब एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या है, देखिए
इस प्रक्रम के दौरान द्रवीय रेफ्रिजरेंट का प्रसारण क्या होता है कि पार्टलिंग प्रक्रम, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर देखिए एक्सपेंशन, ठीक है। पार्टलिंग प्रक्रम के कारण होता है जिससे दाब एवं ताप घटकर P3 से P4 यानी कि दाब और ताप घटता है और T3 से T4 होता है, टेम्परेचर भी घटता है। और इसे TS एवं pH आरेख पर ऊर्ध्वाधर रेखा 3 से 4 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रक्रम के दौरान न तो ऊष्मा अवशोषित होता है और न ही ऊष्मा जो है वो निष्कासित होती है। तो कौन सा प्रोसेस है, ये है 3 से 4, ये वाला एक्सपेंशन में। क्लियर। इसके बाद एक प्रोसेस बचा हमारे पास जो है वाष्पीकरण प्रक्रम, वेपराइजेशन प्रोसेस। तो इस प्रक्रम के दौरान द्रवीय रेफ्रिजरेंट का वाष्पीकरण स्थिर दाब एवं ताप पर होता है। इस प्रक्रम के दौरान वाष्प की गुप्त ऊष्मा वाष्पन माध्यम को स्थानांतरित कर दी जाती है और प्रक्रम को क्षैतिज रेखा 4-1 से प्रदर्शित किया जाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 से 1। ये जो रेखा है ये है इवेपोरेशन की, ठीक है। इवेपोरेशन को हम बोल रहे हैं वाष्पीकरण प्रक्रम। तो प्रक्रम को क्षैतिज रेखा 4-1 से प्रदर्शित किया जाता है, अतः प्रक्रम बिंदु पर पहुंच जाता है तथा चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो प्रक्रम के दौरान अवशोषित ऊष्मा को रेफ्रिजरेशन प्रभाव कहते हैं और इसे हम किससे R से प्रदर्शित करते हैं, और R का फॉर्मूला होता है RE यानी कि R एक्सपेंशन या इवेपोरेशन जो यहाँ पर हो रहा है वाष्पीकरण। तो RE इक्वल टू H1 माइनस H4 इक्वल टू H1 माइनस HF3, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। संपीड़न के दौरान कार्य कितना हुआ, तो H3 माइनस H2 किलो जूल पर केजी, और शक्ति जो होता है वो होता है M3 इंटू H3 माइनस H2 अपॉन 60, ये होता है किलोवाट टन में, जहाँ पर M जो है वो मास केजी पर मिनट टन है। जब संपीड़न जो है PV पावर ईटा इक्वल टू C हो तो संपीड़न के कार्य के दौरान ईटा अपॉन ईटा माइनस 1 और P3V3 माइनस P2V2 हम लिखेंगे, जो होता है न्यूटन मीटर पर केजी में। लेकिन शक्ति को हम लिखेंगे यहाँ पर ईटा अपॉन ईटा माइनस 1 P3V3 माइनस P2V2 अपॉन 60 इंटू M, तो ये बदल जाएगा किलोवाट टन में। जब हम इस न्यूटन मीटर पर केजी को किलोवाट टन में बदलेंगे तो हम जो है इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अब गीली वाष्प के साथ वाष्प संपीडक चक्र क्या होता है, यानी वेपर कंप्रेशन साइकिल विद वेट वेपर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स, हम केवल उतना ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि टाइम इतना नहीं है जो हम कंप्लीटली सब कुछ इसमें देख सकें। लेकिन जो एग्ज़ाम के माध्यम से आपका इम्पोर्टेंट है वही हम यहाँ पर देखेंगे और कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो गीली वाष्प के साथ वाष्प संपीडक चक्र क्या है, तो संपूर्ण प्रक्रम उपरोक्त प्रक्रम शुष्क संतृप्त वाष्प संपीडन रेफ्रिजरेशन के समान होता है और PH-TS आरेख जो है इसके निम्न है। लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे है। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर TS और PH डायग्राम दिए हुए हैं, इसमें क्या है कि ये टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम है TS और ये जो है प्रेशर एंट्रोपी डायग्राम है PH। तो यहाँ पर प्रोसेस 1 से 2 में क्या होता है, वाष्प को कंप्रेस किया जाता है। 2 से 3 में क्या करता है, कंप्रेस करने के बाद उसको ठंडा किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, और कंडेंस करने के बाद ये 3 से 4 प्रोसेस में इसको एक्सपेंड किया जाता है, एक्सपेंशन होता है इसका, जिससे कि इसका जो ताप और दाब है वह कम हो सके। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको जो है इवेपोराइजेशन किया जाता है इसका, जिससे कि यह फिर से कंप्लीटली वाष्प में कन्वर्ट हो सके। देखिए 1 से 2 में इसको कंप्रेस किया गया, ठीक है, यानी कि इसका टेम्परेचर को बढ़ाया गया, प्रेशर को बढ़ाया गया, फिर इसको कंडेंस किया गया, कांस्टेंट प्रेशर पर इसको कंडेंस किया जा रहा है। इसके बाद इसको जो है एक्सपेंशन किया गया। इसका एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रेशर और टेम्परेचर को यहाँ पर कम किया गया है, और कम करने के बाद ये जो है जब प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये जो है वाष्प से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और 4 से 1 में जब ये प्रोसेस चलता है तो यह फिर से लिक्विड फॉर्म में फिर से वाष्प फॉर्म में चला जाता है, जिससे कि फिर से इसको कंप्रेस किया जा सके। क्लियर। तो इस चक्र में बिंदु B पर एंथैल्पी शुष्कता भिन्न द्वारा प्राप्त
किया जाता है। शुष्कता भिन्न की गणना बिंदु 1 एवं बिंदु 2 पर एंट्रोपी को बराबर करके किया जाता है। तो COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल टू रेफ्रिजरेशन प्रभाव RE अपॉन कार्य यानी कि W। तो H1 माइनस HF3 अपॉन H2 माइनस H1। यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, जो है रेफ्रिजरेशन प्रभाव अपॉन कार्य, COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं अतितप्त वाष्प के साथ वाष्प संपीड़क चक्र यानी कि वेपर कंप्रेशन साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर। तो इस चक्र में दो स्थितियां उत्पन्न होती है। कौन कौन सी? पहला है संपीड़न के बाद यानी कि आफ्टर कंप्रेशन, और दूसरा है संपीड़न के पहले बिफोर कंप्रेशन। तो संपीड़न के बाद यानी कि आफ्टर कंप्रेशन क्या होता है? तो इस जो चक्र है, ये चक्र का पीएच और टीएस आरेख निम्न होता है। कैसे? यहाँ पर देखिएगा, ये होता है हमारे पास टीएस और पीएच डायग्राम। तो देखिए वही है 1 से 2 पर इसको कंप्रेस किया जा रहा है, फिर इसको जो है थोड़ा यहाँ पर देखिए सुपर हीटेड जो जोन है इसका, उसको जो है बाहर निकाला जा रहा है सुपर हीट को, और फिर इसको कंडेंस किया जाएगा जो ये लिक्विड फॉर्म में आएगा। और यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर को कम किया जाता है जिससे कि यह एक्सपेंड हो सके, और यहाँ पर फिर से इसको इवेपोराइज किया जाता है जिससे कि ये फिर से वेपर फॉर्म में आ सके, और फिर से इसको कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चक्र को देखिएगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चक्र में दो पर यानी कि जो सेकंड है यहाँ पर देखिएगा 2 ये देख लीजिएगा, ये 2 था यहाँ पर। ठीक है, पर एंथैल्पी की गणना अतितप्त गुणांक की डिग्री ऑफ सुपर हीटेड की सहायता से करते हैं। यानी कि जो ये सुपर हीटेड जोन है इसको हम जो है एंथैल्पी सुपर हीटेड डिग्री के रूप में करते हैं और इसकी सहायता से करते हैं। तो डिग्री को सुपर हीट की गणना बिंदु एवं बिंदु 2 की एंट्रोपी को बराबर करने पर प्राप्त हो जाती है। तो COP अपॉन H1 माइनस HF3 अपॉन H2 माइनस H1 यह फॉर्मूला होता है जिससे कि आप कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस प्राप्त कर सकते हैं। अतितापन के कारण निम्न COP प्राप्त होती है क्योंकि इस प्रक्रम में कार्य की अपेक्षा उच्च रेफ्रिजरेशन प्रभाव माप्त होता है। संपूर्ण प्रक्रम शुष्क संतृप्त वाष्प संपीड़न प्रक्रम के समान ही होता है, सिर्फ अंतर प्रक्रम 2-3 में होता है, बाकी और किसी में नहीं। इस प्रक्रम के अतितप्त वाष्प को 2 चरणों में ठंडा किया जाता है और चरण 2 में स्थिर दाब पर 2 ये 2 है, इसमें स्थिर दाब रखा जाता है और संघनित्र जो है किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, इसको सुपर हीटेड को इसको बाहर निकाला जाता है। सुपर हीट जो होता है इसमें बाहर निकाला जाता है, इसको कंडेंस किया जाता है, संघनित्र किया जाता है। तथा चरण 2-3 में स्थिर तापमान पर संघनित्र किया जाता है, इसको फिर से कंडेंस करते हैं जो ये लिक्विड फॉर्म में वहाँ पर बदल जाता है। एक्सपेंशन में क्या होता है? टेम्परेचर और प्रेशर को लो करते हैं तो यह लिक्विड और वेपर दोनों फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट है संपीड़न के पहले बिफोर कंप्रेशन पीएच और टीएस डायग्राम। तो यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं। देखिए इस चक्र में वाष्पन बिंदु 4 से प्रारंभ होकर बिंदु तक जाता है जब तक यह शुष्क न हो जाए और तत्पश्चात यह शुष्क संतृप्त वाष्प प्रक्रम पर अतितप्त होती है और संपीड़क में प्रवेश करती है। इस चक्र में ऊष्मा 2 चरणों में अवशोषित होती है। प्रथम है 4-1 एवं दूसरा है 1-1 तथा शेष प्रक्रम उपरोक्त वर्णित शुष्क संतृप्त वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन के समान होती है। अब बात करते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल विद सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यही है टीएस और पीएस डायग्राम को आपको समझना होगा। बस इसी तरीके से हम इसको देखते हैं। देखिए 1 से 2 कंप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? वेपर को कंप्रेस किया जाएगा और कंप्रेस करने पर जो उसमें सुपर हीट पैदा होगी उसको यहाँ पर 2 से 2 यहाँ पर इसको खींचा जाएगा। ठीक है, यानी कि खींचने का मतलब ये है कि उससे सुपर हीट को बाहर निकाला जाएगा और उसको कंडेंस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन 2 से 3 जो है ये कंडेंस प्रोसेस है, इसमें जो है उसको ठंडा किया जाता है और वेपर जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आने के बाद उसको फिर से क्या किया जाता है? फिर से यहाँ पर 3 से 4 प्रोसेस में, देखिए 3 से 4 प्रोसेस में इसको एक्सपेंशन किया जाता है। इसका एक्सपेंशन किया जाता है जो
प्रेशर और टेम्परेचर को लो कर देता है और यहाँ पर हमें लिक्विड और वेपर दोनों फॉर्म मिलती हैं और फिर से इसको क्या करते हैं, फिर से इसको इवापोरेट किया जाता है जिससे कि ये फिर से वाष्प में बदल सके और हम इसको फिर से कंप्रेस कर सके। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से वेपर कंप्रेशन साइकिल सब कूलिंग के साथ यहाँ पर बनाई जाती है। अब देखिएगा, संघनन प्रक्रम 2-3 डैश के दौरान कभी कभी रेफ्रिजरेंट इतना ठंडा हो जाता है, यानी कि किसके दौरान क्या जाता है कि जो कंडेंस हम करते हैं उसको ठंडा करते हैं तो कभी कभी यह इतना ठंडा हो जाता है कि उसका तापमान संतृप्त तापमान से नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार को सब कूलिंग या फिर अंडर कूलिंग कहते हैं, यानी कि इतना ठंडा होना जो तापमान संतृप्त तापमान से नीचे चला जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, सब कूलिंग कहते हैं। बस यही इसमें एक खास बात है कि इसका तापमान जो है बहुत कम नीचे चला जाता है तो इसी को हम कहते हैं सब कूलिंग। तो बस यही है कि जो हमने पढ़ा था कि वेपर कंप्रेशन विद सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है COP = H1 - HF3 अपॉन H2 - H1 होता है। वास्तविक वाष्प संपीडक चक्र, वास्तविक वाष्प संपीडक चक्र क्या होता है, तो देखिए एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होती है, इसको पढ़िए। वास्तविक वाष्प चक्र आदर्श वाष्प चक्र से भिन्न होता है। प्रमुख अंतर निम्नलिखित होते हैं, कौन कौन से। पहला है वाष्प रेफ्रिजरेंट जो वाष्पित्र बाहर निकालता है तो अतितप्त अवस्था में होता है। दूसरा है रेफ्रिजरेंट का संपीड़न न तो आइसेंट्रोपिक होगा और न ही बहुविधि होगा। नेक्स्ट है द्रवीय रेफ्रिजरेंट प्रसार वाल्व में जाने से पहले संघनित्र में अतिशीतल कर ली जाती है। नंबर 4 है दाब वाष्पित्र में संघनित्र में दाब वाष्पित्र एवं संघनित्र में गिरता है जाकर के। ठीक है, अब ये एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या कहती है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा। टेम्परेचर एंट्रोपी यानी कि जो क्षैतिज है उसको हम मानेंगे, उसको लिखते हैं एंट्रोपी और टेम्परेचर होता है ऊर्ध्वाधर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देखिएगा किस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है, इसके बारे में यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। देखिए प्रक्रम 1, 2, 3 को देखेंगे। प्रक्रम 1, 2, 3 1, 2 और 3 यहाँ तक जाएंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या है। देखिए प्रक्रम 1, 2, 3 इस प्रक्रम के दौरान वाष्पित्र में रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट का बहाव किया जाता है, प्रवाह किया जाता है और बिंदु पर रेफ्रिजरेंट का वाष्पित्र में प्रवेश होता है तथा बिंदु 3 पर रेफ्रिजरेंट अतितप्त अवस्था में रेफ्रिजरेंट से बाहर निकलता है। बिंदु 3 पर रेफ्रिजरेंट संपीडक में प्रवेश करता है तथा बिंदु 2 से 3 पर वाष्प रेफ्रिजरेंट अतितप्त निम्न कारणों से होता है, यानी कि 2 से 3 पर वाष्प रेफ्रिजरेंट अतितप्त हो जाता है और उसके कारण क्या हैं, उसके कारण निम्न है। स्वचालित नियंत्रण प्रसारक वाल्व के द्वारा यह जो है अतितप्त हो जाता है। अधिक मात्रा में वाष्पित्र द्वारा उष्मा ग्रहण करना और सेक्शन पाइप द्वारा उष्मा को ग्रहण करना ये इसका कारण है, जिससे कि 2 से बिंदु 3 तक वाष्प रेफ्रिजरेंट अतितप्त हो जाता है। प्रक्रम 3, 4, 5, 6, 7, 8 ध्यान से देखिएगा। 3, 4, 5, 6 ठीक है 7, 8 6, 7, 8 ये इस तरीके से घूम करके यहाँ पर आएगा। तो इसमें देखिएगा ये प्रोसेस क्या है। इस प्रक्रम के दौरान अतितप्त वाष्प रेफ्रिजरेंट संपीडक में प्रवेश करता है। रेफ्रिजरेंट संपीडक में प्रवेश करेगा इस चक्र के दौरान जब शुरू में करेगा और बिंदु 3 पर अतितप्त वाष्प रेफ्रिजरेंट संपीडक में प्रवेश करता है, जो बिंदु 3 से 4 के बीच दाब कम हो जाता है क्योंकि घर्षण प्रतिरोध कम हो जाता है। बिंदु 4 से 5 के दौरान तापमान बढ़ता है। देखिएगा यहाँ पर यह 4 से 5 के दौरान जो है तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तापमान बढ़ेगा और बिंदु 3 पर रेफ्रिजरेंट संपीडक में प्रवेश करता है। 2 से 3 सॉरी ये नहीं है, हाँ तापमान जो है बढ़ेगा और 5 से 6 के दौरान वास्तविक संपीडन प्राप्त होता है। यह वास्तविक संपीडन न तो आइसेंट्रोपिक होता है और न ही बहुविधि होता है। 6, 7, 8 के शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि इसको कंडेंस किया जाता है। प्रक्रम 8, 9, 10, 11 में देखेंगे तो 8, 9, 10, 11 यानी कि हम पहुंचे यहाँ पर 8, 9, 10 और 11 यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर वाष्प के साथ क्या होता है। देखिए इस प्रक्रम के दौरान रेफ्रिजरेंट का प्रवाह संघनित्र में होता है और प्रक्रम 8, 9 के दौरान अतितप्त वाष्प रेफ्रिजरेंट शीतल होकर
शुष्क संतृप्त वाष्प रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित हो जाता है। प्रक्रम 9-10 में चलें तो देखिए प्रक्रम 9-10 में यहाँ पर क्या होता है, 9 से 10, यहाँ से यहाँ ये वाला है। इसमें क्या होता है, इसमें होगा कि शुष्क रेफ्रिजरेंट से गुप्त ऊष्मा को बाहर निकाल लिया जाएगा और जिससे वह द्रव्य यानी कि रेफ्रिजरेंट में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। अब 10 से 11 के दौरान क्या होता है, द्रव्य रेफ्रिजरेंट अति शीतल होकर सब कूल्ड रेफ्रिजरेंट में बदल जाता है। और 11 से 1 जो यहाँ पर 11 से 1 लास्ट है, 11 से 1 ये वाला, तो 11 से 1 प्रोसेस में क्या होगा कि जो हमारे पास प्रक्रम है उसको पोर्टलिंग प्रकार से सबकूल्ड रेफ्रिजरेंट का प्रसारण होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो ये साइकिल चल रही थी। इस साइकिल को इस तरीके से पढ़ करके आप जो है सीखिएगा और आप जो है इसको 100% अच्छी तरीके से बना पाएंगे। देखिए कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं। पहला है रेफ्रिजरेशन प्रभाव क्या होता है। यह रेफ्रिजरेंट द्वारा अवशोषित कुल ऊष्मा की मात्रा होती है और जब वह वाष्पित्र में प्रवाहित होता है तो इसे निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो समीकरण कौन सी है, Q रेफ्रिजरेंट इक्वल टू H2 माइनस H1 जो होती है किलोजूल पर केजी में आपको प्राप्त होगा। द्रव्यमान प्रवाह दर यह निम्न समीकरण द्वारा किया जाता है। देखिए द्रव्यमान प्रवाह दर m इक्वल टू 14,000 अपॉन H2 माइनस H1 इंटू 60 और ये होता है किलोग्राम पर मिनट टन में। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि यह प्रति घंटे प्रति टन रेफ्रिजरेंट तथा ऊष्मा की मात्रा का अनुपात होता है जिससे रेफ्रिजरेशन प्रभाव उत्पन्न होता है। थर्ड है सैद्धांतिक पिस्टन विस्थापन। तो सैद्धांतिक पिस्टन विस्थापन क्या है, तो यह द्रव्यमान प्रवाह तथा रेफ्रिजरेंट गैस का विशिष्ट आयतन का गुणनफल होता है। कहने का मतलब ये है कि PD इक्वल टू 14,000 अपॉन H2 माइनस H1 इंटू कितना हो जाएगा, H2 माइनस H1 इंटू ये 60 है और 60 VG का होल स्क्वायर होता है और ये प्राप्त होता है हमारे पास मीटर अपॉन टन मिनट में, मीटर अपॉन टन मिनट में यह प्राप्त होता है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं शक्ति। देखिए जब संपीडक रुद्धोष्म हो यानी कि आइसेंट्रोपिक हो तो संपीडक के दौरान जो कार्य होगा वह H3 माइनस H2 जो किलोजूल पर केजी में होता है। शक्ति जो होगी M3 इंटू H3 माइनस H2 अपॉन 60 जो किलोवाट टन में होगा, जहाँ पर M जो है वो मास किलोग्राम पर मिनट टन है। और जब संपीडक PV ये क्या आ जाए, ध्यान से देखिएगा, PV पावर ऑफ ईटा इक्वल टू C हो तो संपीडक के दौरान जो कार्य होगा ईटा अपॉन ईटा माइनस 1 P3 V3 माइनस P2 V2 होगा जो न्यूटन मीटर पर केजी में होगा। जब इसको किलोवाट टन में बदलेंगे तो शक्ति ईटा अपॉन ईटा माइनस 1 P3 V3 माइनस P2 V2 अपॉन कितना हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा M। ठीक है, तो यहाँ पर इसको किलोवाट टन में बदल देंगे। अब हम बात करते हैं सरल संतृप्त चक्र में सुधार, इंप्रूवमेंट इन सिंपल सैचुरेशन साइकिल। देखिए कैसे सुधार लाया जा सकता है। सरल संतृप्त चक्र में सुधार निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। पहला है प्रसारण वाल्व एवं वाष्पित्र में फ्लैश चैम्बर को लगाकर हम जो है इसमें सुधार ला सकते हैं। पूर्व शीतलक या एक्यूमुलेटर के प्रयोग द्वारा भी यह संभव है। वाष्प रेफ्रिजरेंट की सहायता से द्रव्य रेफ्रिजरेंट को ठंडा किया जाता है। प्रसारक वाल्व द्वारा निकलने वाले द्रव्य रेफ्रिजरेंट की सहायता से संघनित्र से निकलने वाले द्रव्य रेफ्रिजरेंट को ठंडा करके भी हम जो है सरल संतृप्त के चक्र में सुधार ला सकते हैं। तो दोस्तों यह चैप्टर नंबर 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ पार्ट और बाकी है जो आपको मिलेगा जो नेक्स्ट वीडियो में। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे कि तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर टाइम से पहले पहुंच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त होगा।